बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, PHMA होराइजन ग्रुप, आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ पैथोलॉजी इन होम्योपैथी। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा दौर में होम्योपैथिक के हर स्टूडेंट और हर डॉक्टर के लिए ये ज़रूरी है कि वो होम्योपैथी में पैथोलॉजी की अहमियत को मद्देनज़र रखे। सबसे पहली बात तो ये है कि पैथोलॉजी है क्या। दो अल्फाज का मजमूआ है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी, जैसे हम जानते हैं कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओ सफिक्स और प्रीफिक्स को आपस में, प्रीफिक्स और सफिक्स को आपस में कनेक्ट करती है। मेडिकल टर्म में जो पहला लफ्ज होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, प्रीफिक्स यानी पहले फिक्स होने वाला, और दूसरे लफ्ज को कहते हैं सफिक्स। तो डॉक्टर सलमान, जब भी प्रीफिक्स और सफिक्स आप देखेंगे, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको तीसरा लफ्ज ओ मिलेगा हमेशा। मेडिकल, ये फार्मूला है मेडिकल टर्मिनोलॉजी का। लॉजी को हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। लॉजी ग्रीक जुबान में लोगोस को कहते हैं, लोगोस यानी डिस्कस, स्टडी, मुताला, बहस, पढ़ना, किसी चीज़ को डिस्कस करना, स्टडी करना, ये लॉजी या लोगोस के ज़ुमरे में आता है। अब जो लफ्ज़ पैथ है, पैथ, इसका लफ्जी मतलब डिजीज है, DISEASE, डिजीज। यूं अगर दो अल्फाज में पैथोलॉजी को डिफाइन किया जाए, दो अल्फाज में, यानी कोई शख्स हमें कहे कि बस आपने दो लफ्ज बोलने हैं, तो दैट इज स्टडी ऑफ डिजीज। यानी सबसे जो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है पैथोलॉजी की, वो है स्टडी ऑफ डिजीज। वक्त के साथ साथ पैथोलॉजी पर काम होता रहा और एक वक्त ऐसा था कि पैथोलॉजी को जस्ट पैथोजन का इल्म समझा गया, जरासीमों का इल्म समझा गया, यानी बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी जर्म्स हैं, पैथोजेंस हैं, उनकी स्टडी को पैथोलॉजी समझा गया। लेकिन मौजूदा मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पैथोलॉजी की एक ब्रॉड डेफिनेशन दी है, ब्रॉड, और मैं समझता हूँ कि उसमें हमारे होम्योपैथिक की भी काफ़ी एस्पेक्ट्स शामिल हैं। पहली बात यह है कि पैथ का मतलब होता है डिजीज। ये जो लफ्ज डिजीज है, अगर आप इस पे गौर करें तो ये भी दो लफ्ज हैं, डिस और ईज। डिस और ईज, डिस ईज, जिसको डिजीज कहते हैं। ईज आपने सुना होगा, इजी फील, इजी, यानी ईज का मतलब ये होता है कि जब कोई शख्स 100%, 100% नॉर्मल एनाटॉमी में और नॉर्मल फिजियोलॉजी में होता है, वो ईज में होता है। यानी उसके तमाम स्ट्रक्चर्स और उन स्ट्रक्चर्स के तमाम फंक्शंस अगर 100% नॉर्मल हैं, तो उसको हम ईज में कहते हैं, ईज। यही वजह है कि हमारे DHMS कोर्स में फर्स्ट ईयर में हमें एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी, एनाटॉमी, एनाटोम, स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। पहले साल में हम सिर्फ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को कि बॉडी के अंदर, क्योंकि हम इंसानों के डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर साहबान प्लीज, हम चूंकि इंसानों के डॉक्टर बन रहे हैं, तो पहला काम मेरा ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए इंसान के अंदर टोटल सिस्टम कितने हैं, हर सिस्टम किस किस आर्गन पर मुश्तमिल है, ऑर्गन्स में टिश्यू कौन से हैं, उन टिश्यूज में बेसिक सेल्स कौन से हैं।
फॉर एग्जाम्पल लिवर, अब मैंने इंसान का इलाज करना है ना, अब वो दौर नहीं रहा जिसमें हम कहते रहे हैं कि जी हम इलामात पे इलाज करते हैं। अब मॉडर्न साइंटिफिक दौर है, हमें पेशेंट हमसे ज्यादा पढ़ के आता है, गूगल, सोशल मीडिया, लिटरेचर। तो इसलिए डॉक्टर साहब अब हमारा नॉलेज, मेडिसिन ट्रीटमेंट दैट इज अ सेपरेट थिंग। हो सकता है मोडेलिटी पे मैं मेडिसिन दूं और मरीज ठीक हो जाए, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन अब हमारा नॉलेज, होम्योपैथ का नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, वो दूसरे तरीका है इलाज के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब मैं मिसाल दूं कि जैसे मैं अगर कोई हेपेटाइटिस का इलाज कर रहा हूं, तो मरीज तो हेपेटाइटिस का है, उस मरीज को भी पता है कि मेरा जिगर खराब है, इतना तो मरीज को पता होगा ना कि मेरा जिगर खराब है। अगर वो पहला क्वेश्चन ही मुझ पे ये कर देता है कि डॉक्टर साहब व्हाट इज लिवर, अगली बात तो बात की बात है ना कि मैं उसको मेडिसिन कौन सी दूंगा। लेकिन एज ए डॉक्टर, क्योंकि मैं इंसानों का डॉक्टर हूं, मुझे इंसान के लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। लिवर के दो लूब्स हैं, लिवर को हेपेटिक आर्टरी सप्लाई होती है, लिवर के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, ठीक है जी, हेपेटिक वेन होती है, लिवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहा जाता है, हेपेटोसाइट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, लिवर को नर्व सप्लाई कहाँ से आ रही है, लिवर के लिम्फ नोड्स कौन कौन से हैं, लिवर को ब्लड ड्रेन कौन सी वेन करती है, लिवर को सप्लाई पोर्टल वेन कहाँ से सप्लाई हो रही है। ये चूंकि मैं इंसानों का इलाज कर रहा हूं, मुझे इंसानों का डॉक्टर कहा जा रहा है, अभी होम्योपैथिक एलोपैथिक की बात नहीं है, तो मुझे एक इंसान की इनाटॉमी के बारे में कंप्लीट अपडेटेड इल्म होना चाहिए। मेरे ख्याल में आप सब लोग इससे मुत्तफिक होंगे। उसके बाद जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं, ये तो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है ना, हमारे जो सिलेबस में है, जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो वहां हमें पढ़ाई जाती है फिजियोलॉजी, 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 फिजियोलॉजी जिसे कहते हैं। फिजी का मतलब होता है नॉर्मल, नेचुरल। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि इंसान के सिस्टम, इंसान के ऑर्गन्स को कुदरत ने किन किन फंक्शंस के लिए बनाया है। नेचुरल फंक्शंस, नेचुरल फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस, नेचुरल फंक्शंस का। अब फिर मुझे दूसरे साल में ये पता होना चाहिए लिवर करता क्या है। अब इस वक्त लिवर के 500 से ज्यादा फंक्शंस डिस्कवर हो चुके हैं, बुक्स में मोर देन 500 फंक्शन हैं। तो 500 मुझे ना आए, ठीक है, हर डॉक्टर को इतनी याद नहीं होती, तो 5 तो मुझे आने चाहिए ना, कि लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, लिवर मेटाबॉलिज्म करता है, लिवर जो है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स बनाता है, लिवर जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहा है जो ब्लड को क्लॉट करा रहे हैं। तो लिवर में एंजाइम्स हैं, ALT, EST, जो इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं ग्लूकोज टू प्रोटीन्स, प्रोटीन्स टू ग्लूकोज, देयर आर सो मेनी फंक्शन। तो फिर मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे एक इंसान के जिगर के फंक्शन का पता होना चाहिए, क्योंकि मैं इंसान के जिगर का इलाज कर रहा हूँ। ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है और मेरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि मुझे इंसान के लिवर का पता होना चाहिए। मैं जस्ट लिवर की एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरी एनाटॉमी का। और फिर मुझे उस इंसान की पूरी फिजियोलॉजी के बारे में इल्म होना चाहिए कि इसका कौन सा ऑर्गन कहाँ पे वाक़या है, स्ट्रक्चर, और वो ऑर्गन का नेचुरल फंक्शन क्या है। जब तक हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शन का पता नहीं होगा, हम उसका इलाज नहीं कर सकते। अब थर्ड ईयर में जब हम जाते हैं तो फिर हमें पढ़ाई जाती है पैथोलॉजी। लेकिन पैथोलॉजी हमें फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं पढ़ाई गई? इसलिए नहीं पढ़ाई गई कि हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर का ही नहीं पता ना। तो वहां हमें सिर्फ ये बताया गया कि इंसान में नॉर्मल चीजें क्या क्या हैं। फिर सेकेंड ईयर में भी मुझे पैथोलॉजी नहीं पढ़ाई गई, क्योंकि अभी मुझे फंक्शन का नहीं पता था। थर्ड ईयर में मुझे पैथोलॉजी इसलिए पढ़ाई गई कि अब सिलेबस के मुताबिक मुझे नॉर्मल स्ट्रक्चर और नॉर्मल फंक्शंस की समझ आ गई। अब इंसान ने भी ऐसी तरक्की की है, सबसे पहले एनाटॉमी दरियाफ्त हुई है, पैथोलॉजी दरियाफ्त नहीं हुई। सबसे पहले इंसान को ये तजस्सुस हुआ कि इंसान के अंदर है क्या। फिर साइंटिस्ट को ये तजस्सुस हुआ कि इंसान के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो करते क्या है।
फिर उनके अंदर ये तजस्सुस हुआ कि अब इनमें जो ऑर्गन खराब हो जाता है उसको ठीक कैसे करना है, जो उसके अंदर खराबी कैसे आ रही है, दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। यानी जब भी कोई शख्स नॉर्मल एनाटॉमी या नॉर्मल फिजियोलॉजी से डेविएट करेगा, जब भी कोई शख्स नॉर्मल एनाटॉमी या नॉर्मल फिजियोलॉजी से डेविएट करेगा, यानी उसकी नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो वो पैथोलॉजी में चला जाएगा। इसको कहते हैं डिजीज, डिसईज। यानी नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी में होगा तो वो ईज में होगा। मैंने कहा ना 100% ईज में होगा। मसलन जैसे आप किसी बंदे से पूछते हैं जी क्या हाल है, वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो शख्स ये कह देना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ठीक ठाक, इसका मतलब है कि वो 100% ईज में है, जो कि इस दौर में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। अक्सर लोग आपको कहते हैं जी बस अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा आजकल भूख कम लग रही है, थोड़ी सी शुगर तंग कर रही है, थोड़ा सा यूरिन ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा कभी कभी सर दर्द करता है, थोड़ा सा इस आंख से कम नजर आता है। तो ये जो थोड़ा सा है ना, ये भी चेंज है। ये थोड़ा सा अगर ईज के अंदर थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो वो पेशेंट चला जाता है डिस ईज में, डिस ईज में। दिस इज कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए बेसिक तो पहली बात तो ये है कि मुझे एनाटॉमी आनी चाहिए, फिर मुझे फिजियोलॉजी आनी चाहिए, फिर मैं पैथोलॉजी को समझने के काबिल हूँगा। और पैथोलॉजी मैंने क्यों पढ़नी है? इसलिए चूंकि मैं इंसान का इलाज कर रहा हूँ। अब मेरे पास एक कंफर्म हेपेटाइटिस सी की रिपोर्ट लेके बंदा आता है, तो डॉक्टर साहब मैं से ये कह सकता हूँ कि नहीं नहीं आप छोड़ें, हम हेपेटाइटिस को नहीं मानते। वो कहेगा जी मेरे पास रिपोर्ट है हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है। अब उसको समझाना भी है कि आपके लिवर में कौन सी इन्फेक्शन आ गई है और उस इन्फेक्शन के रिजल्ट्स में लिवर कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको ये समझाएंगे। तो उसके बाद आप उसको अपनी जो भी मेडिसिन म्याजम पे दें, कॉन्स्टिट्यूशन पे दें, मोडेलिटीज पे दें, क्योंकि हमारी फिलॉसफी तो लाइक्स की और लाइक्स है, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका एतमाद बहाल किया है। उसको समझ आ गई कि डॉक्टर साहब को पूरा पता है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। पेशेंट खुद पैथोलॉजी जानना चाहता है। हम तो होम्योपैथ डॉक्टर होकर कहते हैं ना कि हमें पैथोलॉजी की जरूरत नहीं है। पेशेंट आपका जो है ना, मैं आपको बताऊं कि पेशेंट, आपने खुद गौर किया होगा, उसकी कोशिश होती है कि डॉक्टर साहब मुझे पूरी अपनी बीमारी समझाएं। बीमारी का इल्म क्या है? पैथोलॉजी। पेशेंट पैथोलॉजी समझना चाहता है और हम एज ए डॉक्टर होके कहते हैं जी हमें पैथोलॉजी नहीं पढ़नी, पैथोलॉजी का कोई फायदा नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है। लेकिन मौजूदा सिनेरियो में जो इसकी ब्रॉड डेफिनेशन है पैथोलॉजी की, वो बहुत ही जामे डेफिनेशन है। और वो ये है कि पैथोलॉजी is defined as the branch of biological sciences, branch of biological science। बेसिकली ये साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजी के, बायोलॉजी कहते हैं जो लिविंग थिंग्स को स्टडी करती है, बायोलॉजिकल साइंस। इंसान क्योंकि जिंदा चीजों में आता है, तो ये बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है पैथोलॉजी, विच डील्स विद द सब्जेक्ट, जो एक पूरे सब्जेक्ट को डील करती है, विच डील्स विद द सब्जेक्ट, विच डील्स विद द सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट क्या है? स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी किसी भी बीमारी को स्टडी करती है, स्टडी ऑफ डिजीज इन अ सिस्टेमिक वे, स्टडी ऑफ डिजीज इन अ सिस्टेमिक वे। पूरी सिस्टमेटिक स्टडी करती है पैथोलॉजी। किसी भी बीमारी की सुपरफिशियल या माइनर स्टडी नहीं करती, उस डिजीज की सिस्टमेटिक स्टडी करती है, सिस्टेमिक वे, स्टडी ऑफ डिजीज इन अ सिस्टेमिक वे। वो सिस्टेमिक वे है क्या? एंड
कंसिडर द डिजीज एंड कंसिडर्स द डिजीज, और पैथोलॉजी कहती है कि डिजीज को आपने कंसिडर करना है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, उसके तमाम एस्पेक्ट्स को आपने कंसिडर करना है। अब वो एस्पेक्ट्स क्या है, मैं अभी उस पर आ रहा हूं। अब जो मौजूदा मॉडर्न मेडिकल साइंस ने पैथोलॉजी की डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस की ये वो ब्रांच है जो एक पूरे सब्जेक्ट को डील कर रही है, स्टडी ऑफ द डिजीज इन अ सिस्टेमिक वे, जिसमें हम तमाम बीमारियों को सिस्टेमिक वे में स्टडी करते हैं, एंड कंसिडर्स फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, और उस डिजीज के तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है, दैट इज फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, दैट इज causes of disease, causes of disease। देखिए ये कोई होम्योपैथी की डेफिनेशन नहीं है पैथोलॉजी की, ये जनरल डेफिनेशन है, जनरल, बिल्कुल बुक के लफ्ज में आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर बलराम जाना ने भी लिखे हैं, डॉक्टर रोबिन ने भी लिखे हैं। causes of disease, causes of disease। अब आप खुद डिसीजन करें कि हर होम्योपैथ ये कहता है कि हमें मेडिसिन काज पे देनी चाहिए। आप अर्निका क्यों देते हैं, जब आपको चोट काज मिलती है। अर्निका हमेशा आप उस मरीज को देंगे जिसके पीछे काज आपको क्या मिलेगा, ट्रॉमा, इंजरी। आप इग्निशिया हर उस पेशेंट को देते हैं जिसके पीछे काज आपको क्या मिलता है, ग्रीफ। आप और मेटेलिकम हर उस पेशेंट को देते हैं जिसके पीछे रूट काज आ रहा होता है, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी। आप ओपियम हर उस पेशेंट को देंगे रेपरेटरी के मुताबिक जिसके पीछे काज आ रहा है, फियर एंड फ्राइट, फियर एंड फ्राइट। तो हम देखें पैथोलॉजी की जो डेफिनेशन का पहला एस्पेक्ट है यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। जब हमें पैथोलॉजी बता रही है, पैथोलॉजी हमें ये कह रही है कि डिजीज को जब आपने स्टडी करना है इन सिस्टेमिक वे, तो उसके तमाम एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना है, जिसमें पहला एस्पेक्ट है कॉजेज ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ द डिजीज। ये पैथोलॉजी की डेफिनेशन बता रही है। वहां पर आप जितनी मेडिसिन देंगे पेशेंट्स को आप काज पे देते हैं, 6 को तो मैंने अभी नाम लिए हैं। जितनी मेडिसिन हम दे रहे होते हैं वो काज पे दे रहे होते हैं, उसमें मोस्टली मेडिसिन हमारी काज पे जा रही होती है, मोस्टली मेडिसिन काजेज ऑफ द डिजीज। और इस पैथोलॉजी की डेफिनेशन के पहले एस्पेक्ट के मुताबिक मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि पैथोलॉजी को समझकर और इस पहले एस्पेक्ट को समझकर काज ऑफ द डिजीज पे अगर आप अपनी मेडिसिन देंगे, आपको बहुत कम नाकामी का सामना करना पड़ता है, बहुत कम। काजेज ऑफ द डिजीज, इसको कहते हैं एटियोलॉजी, ETIOLOGY, स्टडी ऑफ द काजेज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड, इसके लिए प्रॉपर लफ्ज यूज किया जाता है एटियोलॉजी। तो यानी एक होम्योपैथ के लिए भी जरूरी है, एक एलोपैथ के लिए भी जरूरी है कि उसको पेशेंट की डिजीज की एटियोलॉजी के बारे में इल्म होना चाहिए। अब आप अगर आए तो मैं आपको फ्रेजम भी दिखा दूं जिसमें हनीमैन ने कहा है, हनीमैन ने कहा है कि फिजिशियन को बीमारी के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए जिसमें उसकी वजूहात का अहाता करना चाहिए। ये एफोरिज्म में भी है। आप फिलॉसफी में, यानी फिलॉसफी, मटेरिया मेडिका, पैथोलॉजी तीनों आपस में कनेक्ट हो गई। चौथी इनाटोमी, पांचवी फिजियोलॉजी। क्योंकि बीमारी में, डिजीज में आपने ये देखना है कि नॉर्मल इनाटोमी कहाँ पे डिस्टर्ब हुई, नॉर्मल फिजियोलॉजी कहाँ पे डिस्टर्ब हुई। नॉर्मल फिजियोलॉजी की डिस्टर्बेंस को देखने के लिए आप फंक्शनल टेस्ट कराते हैं, जैसे LFTs हैं लिवर के, LFTs लिवर फंक्शन टेस्ट, RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट, TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट। और इनाटोमी की डिस्टर्बेंस को चेक करने के लिए आप इमेजेस कराते हैं। तो बड़ी
टू द पॉइंट बात है। इमेजेस जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, एमआरआई, सीटी स्कैन जो आपको बताते हैं जी यहाँ पर ट्यूमर बन गया है, यहाँ पर साइज बढ़ गया है दिल का, जिगर का साइज बढ़ गया है, जिगर छोटा हो गया, ये आपको इमेजेस बताते हैं ना। पैरेन्काइमा डिस्टर्ब हो गया है, तो एनाटॉमी की डिस्टर्बेंस को चेक करने के लिए इमेजेस कराए जाते हैं, फिजियोलॉजी की डिस्टर्बेंस को चेक करने के लिए फंक्शनल टेस्ट कराए जाते हैं। तो पहला एस्पेक्ट है कॉजेज ऑफ डिजीज, एटियोलॉजी, कॉजेज ऑफ डिजीज, एटियोलॉजी। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? कोर्स ऑफ द डिजीज। अब दूसरा एस्पेक्ट, ये तो पहला था कॉज ऑफ द डिजीज, दूसरा एस्पेक्ट है कोर्स ऑफ द डिजीज। कोर्स ऑफ द डिजीज, कोर्स ऑफ द डिजीज, कोर्स ऑफ द डिजीज। कोर्स ऑफ द डिजीज होती है फिजियोपैथोलॉजी, फिजियोपैथोलॉजी। अक्सर मैं अपनी रेमेडीज में ये लफ्ज यूज करता हूँ, फिजियोपैथोलॉजी, यानी नॉर्मल एनाटॉमी और नॉर्मल फिजियोलॉजी कितनी डिस्टर्ब होकर पैथोलॉजी में तब्दील हो चुकी है। मसलन मेरा जिगर है ना, जिगर, तो इसको नॉर्मली क्या करना चाहिए था, अब इसके अंदर क्या तब्दीली आई है कि ये अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा, इसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोपैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी या फिजियोपैथोलॉजी। ये दूसरा एस्पेक्ट है कोर्स ऑफ द डिजीज। पहला एस्पेक्ट है कॉज ऑफ द डिजीज, दूसरा एस्पेक्ट है कोर्स ऑफ द डिजीज। आज मैं इसको यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूं, क्योंकि ये कोई एक एपिसोड में नहीं हो सकता। मैं कोशिश करूंगा इस पे 2-3 एपिसोड्स कर दूं। दूसरी एपिसोड में कल करूंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट डे भी एक एपिसोड, और पूरा हम रोल ऑफ पैथोलॉजी को एलोबरेट करेंगे। आज यहीं पर इसको वाइंड अप करते हैं। इसकी डेफिनेशन और इसके एस्पेक्ट्स में से जस्ट 2 एस्पेक्ट, बल्कि दूसरा एस्पेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन क्रूड फॉर्म में, डॉक्टर साहबान क्रूड फॉर्म में, जब बॉडी में जो प्रूवर, अच्छा हम मटीरियल मेडिका को पढ़ते हैं, सिम्टम्स जो लिखी है मटीरियल मेडिका में, वो आई कैसे, वो इलामात आई कैसे जो हमारे पास बुक में मौजूद होती हैं कि चाइना में ये है, पोडोफाइलम में ये है, एलोज में ये है, आर्सेनिक में ये, वो पैथोफिजियोलॉजी से आई हैं। जब प्रूवर, अच्छा हमारी होम्योपैथिक में प्रूविंग हेल्दी शख्स पर की जाती है, यानी जो नॉर्मल एनाटॉमी में और नॉर्मल फिजियोलॉजी में हो। होम्योपैथिक मेडिसिन बीमार शख्स पर प्रूव नहीं की जा सकती, आप सबने पढ़ा है। हेल्दी पे क्यों की जाती हैं? ताकि ऑलरेडी वो ईज में हो। ये जो मैंने 10 देखा था ना, जो शख्स ईज में होगा उस पर ही प्रूविंग की जाएगी, ताकि इन मेडिसिन के बाद जब वो डिस ईज में जाए, ईज के बाद प्रूवर ने जब मेडिसिन खाई तो वो डिस ईज में चले गए ना, उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई, जिसको कहा जाता है कोर्स ऑफ द डिजीज। इसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए कि वो ईज से डिस ईज में कैसे गया, किसी भी ऑर्गन की नॉर्मल फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी में कैसे जाता है, उसकी फिजियोपैथोलॉजी क्या होती है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम।